हे एवरीवन, वेलकम बैक। हाजिर हूँ आपके लिए लेकर सस्पिशियस पार्टनर कोरियन ड्रामा एक्सप्लेनेशन का सेकंड पार्ट। अगर आपने इसके पहले पार्ट को अब तक नहीं देखा है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे मौजूद है और वहां से जाकर उसे देख सकते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं, ये वीडियो बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होने वाला है एंड काफी लंबा भी। सो प्लीज इसे एंड तक जरूर से देखना क्योंकि इसमें सारे राज खुलने वाले हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। तो जब जियो को पता चलता है कि बोंगी अकेले ही चैन से मिलने गई है तो वो तुरंत ही बोंगी की सेफ्टी के लिए भागता है। पर रास्ते में जाते वक्त उसके दिमाग में कई सारी चीजें चल रही होती है। उसे उसके लाइफ के कई सारे इंसिडेंट्स फ्लैशेस के थ्रू बार बार आते हैं, जैसे उसके फादर की डेथ, यूजंग का ह्यूग के साथ मिलकर उसे चीट करना एंड और भी बहुत कुछ। एक कहावत है ना कि हम कई बार चीजों की शुरुआत कैसे होगी ये तो प्रेडिक्ट कर लेते हैं लेकिन अंत कभी प्रेडिक्ट नहीं कर पाते। क्या चीज कब और कैसे खत्म होगी हमें नहीं पता। पर जियो की लाइफ में इसका उल्टा ही था। उसे एंडिंग पता होती है, इसलिए वो कोई भी नई चीज शुरू करने से डरता था। उसे पता था कि बोंगी से प्यार करना शायद प्रॉब्लम्स और बढ़ा देगा, पर ना चाहते हुए भी उसे बोंगी से प्यार हो गया एंड बोंगी को भी उससे। बोंगी को किस करने के बाद जियो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन कब पर बोंगी से उसके नई रिश्ते की शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी थी। उसके सडन गेस्चर से बोंगी काफी शॉक थी और बिना कुछ कहे वो रूम में चली आती है। वहीं दूसरी तरफ चैन उसी पार्क में से कार निकालता है जहां उसने बोंगी को मिलने बुलाया था। उसी कार की बैक सीट पे पीछे ह्युनसू भी बैठा होता है, हाथ में एक बड़ा सा नाइफ लेके विद अ क्रूएल स्mirk ऑन हिज फेस। चैन सही मौके का वेट करता है एंड जब ह्युनसू का ध्यान थोड़ा सा हटता है चैन जोर का ब्रेक मारता है एंड कार से बाहर कूदने की कोशिश करता है। ह्युनसू चैन पे नाइफ से वार करने लगता है और चैन अपने आप को डिफेंड। दोनों लड़ते हुए रोड के बीच आ जाते हैं। ब्लीड ह्युनसू ले लेता है और चैन को याद दिलाता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। चैन जोर से चिल्लाता है, मैं बहुत तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। बट क्लियरली ह्युनसू ज्यादा ताकतवर होता है और चैन पे हावी हो जाता है। किसी तरह चैन ह्युनसू से बचकर ब्रिज से पानी में कूद जाता है और इस पे ह्युनसू कहता है, अफसोस अब 4 लोग गायब हो चुके हैं और सिर्फ 3 और बाकी है। यहाँ पर बोंगी को रियलाइज होता है कि वो ऑलमोस्ट पूरी शाम अपने कमरे में ही थी, लेकिन उसे कभी ना कभी तो जियो को फेस करना ही होगा ना। इसलिए वो उसके पास जाती है उससे बात करने। बोंगी कहती है कि आपके प्रति मेरे अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है और इन छोटे मोटे इंसिडेंट से हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इस वक्त मैं अपनी जिंदगी से बहुत खुश हूँ और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि आपने मेरा कन्फेशन रिजेक्ट किया था। तो इससे बोंगी को लगता है जियो किस को लेकर सीरियस नहीं था क्योंकि उसी ने रिजेक्ट किया था और यहाँ पे शायद जियो को रिग्रेट हो रहा होता है क्या कि बोंगी ने उसे रिजेक्ट की हुई किया एंड अपेरेंटली बोंगी को लग रहा होता है कि उसने सही किया एंड वहां तो जियो का दिल ही टूट जाता है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स ही मिसअंडरस्टैंडिंग्स। तो चैन पानी में कूदने के बाद भी बच जाता है एंड किसी तरह मैनेज करता है खुद को किनारे तक लाने की। बट उसकी प्रॉब्लम अभी तो शुरू हुई थी जब उसके सामने ह्युनसू खड़ा होता है। अगली सुबह जियो और बोंगी किचन में एक दूसरे से टकरा जाते हैं। जियो बोंगी का रास्ता रोक लेता है और कहता है अब मेरी बारी है बात करने की। पहले तो सॉरी कि मुझे इतना वक्त लग गया ये रियलाइज करने में कि मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए क्या है। इसलिए क्योंकि शायद मैं डर गया था कि कल को मैं भी तुम्हें ना खो दूं। बोंगी वह फ्रोजन खड़ी थी और उसका कन्फेशन सुन रही थी। आगे जियो कंटिन्यू करता है कि अब तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है, इसकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं तुम्हें फिर से मुझे लाइक करने के लिए नहीं कह रहा, बस इतना कह रहा हूँ एटलीस्ट गिव मी अ चांस कि मैं अपने प्यार तुम्हें प्रूव कर सकूं। इसके बाद से जियो बोंगी के राउंड बहुत ही क्यूटली ऐड करने लगता है जैसा कुछ वक्त पहले बोंगी करी थी। दिस इज द कपल वी ऑल कैन रूट फॉर। अब चलते हैं काम की बात पे। रूफ टॉप पे चीफ बैंग जियो को बताते हैं कि चैन पिछली रात से कहीं भी दिखाई नहीं दिया। ऑल्दो उसका मैसेज बोंगी को आया था कि कुछ काम आ गया है इसलिए वो मिल नहीं पाएगा। पर उसके तुरंत बाद ही जियो ने चैन को कॉल भी किया था पर उसका फोन स्विच ऑफ था। जियो को इन सबसे कोई अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी, इसलिए वो चीफ बैंक से इस केस के बारे में और इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहता है। रूफटॉप से जियो नीचे बैठी बोंगी को देखता है जिसे ह्यूग ज्वाइन करता है और उसके साथ मजाक पर फेक लाफ करने के लिए कहता है ताकि जियो को जेलसी फील हो सके। ह्यूग नीचे आके बोंगी को अपने साथ चैन से मिलने जाने के लिए कहता है। तो दोनों मिलकर चैन का पता लगाने जाते हैं पर उसका कहीं भी कुछ पता नहीं चलता और साथ ही उसका अपार्टमेंट भी पूरा खाली पड़ा हुआ था। जब जियो और बोंगी अपार्टमेंट के अंदर जाते हैं तो उन्हें वही फोटोग्राफ दिखाई देती है जिसमें 3 लोग होते हैं। एक तो चैन खुद होता है, उसके साथ 2 और बंदे। अपेरेंटली ये दोनों बंदे चैन के स्कूल के टाइम के अच्छे दोस्त थे। वहीं दूसरी तरफ पुलिस को चैन की गाड़ी में एक वेपन यानी कि एक नाइफ मिलता है। ये नाइफ वही होता है जिसे शेफ यांग का मर्डर किया गया था। तो इस तरह से चैन को शेफ यांग का कातिल बना दिया जाता है और ये बात फैलने लगती है चैन मर्डर करके फरार हो चुका है, जबकि सच्चाई तो कुछ और ही थी। यहीं जियो को एक मर्डर होने का नाइटमेयर आता है जिसमें ह्युनसू या तो किसी की जान ले रहा था या फिर खुद मरा था। और उसकी नींद एक झटके से खुलती है और उसे एक पल के लिए कुछ भी समझ नहीं आता वो कहाँ है। और बोंगी को अपने सामने सही सलामत देख जियो उसे गले से लगा लेता है। उसे रिपीटेडली पूछता है अगर वो ठीक तो है एंड उसे सॉरी भी कहता है। बोंगी उसके पास 5 मिनट तक रुकती है जब तक कि जियो वापस सो नहीं जाता।
अगले दिन ह्यूनसू बोंगी को पार्क से मिलने बुलाता है और उसे बताता है कि जो उसने शेफ की मर्डर वाले दिन अपनी लोकेशन बताई थी वो असल में झूठ है। और वो उसे कहता है मैं जानता हूँ मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, बट असल में मुझे कुछ याद ही नहीं है कि मैं उस दिन क्या कर रहा था। अब अगर मैं ये रीजन देता तो आप मुझ पर विश्वास नहीं करते, राइट? तो बोंगी उससे पूछती है तो अब तुम मुझे क्यों बता रहे हो ये सब? ह्यूनसू कहता है कि आप ही एक थी जिस पर मैं आंख बंद कर भरोसा कर सकता था, इसलिए मैं आपके सामने पूरी तरह से ऑनेस्ट रहना चाहता हूँ। बोंगी कुछ अजीब लगता है एंड उसे थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा था कि जियो को ह्यूनसू पे भरोसा नहीं हो रहा, पर वो इस बारे में उससे ज्यादा बात ना करके उसे थैंक यू बोल देती है। वापस लौटते वक्त रास्ते बोंगी को वही आदमी मिलता है जिसने जून के मर्डर के विटनेस के लिए बोंगी के फेवर में साइन बोर्ड लगवाया था। ह्यूनसू उसे देख के अपना मुंह छिपा लेता है क्योंकि उसकी साइन बोर्ड लगाने में मदद ह्यूनसू ने की थी, तो उसे डर था कहीं वो आदमी उसे पहचान ना ले। इसका ह्यूनसू टेस्ट भी करता है उसके सामने नॉर्मली जाके, बट अनफॉर्चुनेटली वो आदमी उसे पहचान नहीं पाता। जब जियो को पता लगता है कि बोंगी ह्यूनसू के साथ है तो वो उसे लंच पे इनवाइट करता है। लंच के दौरान जियो पूरी कोशिश करता है ह्यूनसू को भड़काने की ताकि वो कुछ ऐसा रिएक्शन दे जिससे सच सामने आ जाए, बट ह्यूनसू भी तो एक चालाक और शातिर किलर होता है। वो कहाँ ऐसे गेम से फंसने वाला था, वो अपने आप को पूरा कंट्रोल में रखता है। वहीं लंच में आउट ऑफ टीम यूजंग भी प्रेजेंट थी जो जियो के केस के सिलसिले में बात करने आई थी, बट लंच के लिए रुक गई। यूजंग ह्यूनसू को देख के बताती है कि मैं जून के मर्डर केस को रीओपन कर रही हूँ और हो सकता है कि असली किलर कोई और ही था जो शायद ये हमारे साथ मौजूद हो, पर इस पर मैं उसे सजा दिलवा कर रहूंगी। लंच के बाद ह्यूनसू को अपनी कार में ड्रॉप करने के लिए जाता है। यूजंग भी निकल रही होती है कि तभी उसका ध्यान जाता है बोंगी के वियर्ड बिहेवियर पे। वो सभी को एज अ होस्ट ट्रीट करी थी, तो यूजंग उससे पूछती है क्या तुम यहीं रहती हो? इससे पहले बोंगी कोई जवाब दे पाती कि रूम एंड बोर्ड उसके पे में इसी करता है, जो पीछे आके कहता है हाँ ये यहीं रहती है, जैसे कोई बड़ी बात ही ना हो। इसके बाद जियो और बोंगी डिशेस करते वक्त कुछ हैप्पी मोमेंट साथ में बिताते हैं एंड आगे ह्यू के हाथ एक केस लगता है जिसमें उसे विमेन का कॉल आता है जिससे पति का मर्डर हो चुका था। अपने पति की मौत का ब्लेम अपने ऊपर ले लेती है क्योंकि उसे लगता है कि उसके पति का मर्डर उसके बेटे ने किया है, क्योंकि आए थे उन दोनों के बीच बहुत झगड़े होते थे, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि उसके बेटे को जेल जाना पड़े। ये बात वो ह्यू को बताती है, बट उससे प्रॉमिस लेती है कि वो इस बात को एक राज रखे। अब एक लॉयर के दो ऑब्लिगेशंस होते हैं, एक कि वो अपने क्लाइंट का सीक्रेट रख सकता है और दूसरा कि उसे हमेशा सच बोलना होगा। वो कोई भी फॉल्स स्टेटमेंट्स नहीं दे सकता। तो क्या हो अगर दोनों ही बातें खुद को कॉन्ट्राडिक्ट करें? ये बात जियो को भी पता चल जाती है, तो उसका कहना था कि अगर मर्डर बेटे ने किया है तो मदर जेल क्यों जाए। फिर कई दिन ट्रायल के बीच आते हैं, कुछ खास प्रूफ नहीं हो पाता, बट इस केस को सॉल्व कर देती है हमारी बोंगी। वो कहती है ट्रायल के वक्त मैंने नोटिस किया था कि दोनों माँ बेटे इशारों में ही एक दूसरे को ये कहा करते थे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना। तो यहाँ पर स्ट्रेंज पॉइंट यह है कि अगर बेटा अपनी माँ से इतनी ही प्यार करता है तो उसे अपनी कमिटेड क्राइम्स के चार्जेस अपने सर लेने से क्यों नहीं रोक पा रहा। तो दरअसल उस दिन क्या हुआ था, पापा और बेटे में बहुत तेज बहस हो जाती है। बेटा घर से बाहर चला जाता है। जब वाइफ घर आके देखती है तो उसकी पति की मौत हो चुकी थी। तो इतनी देर स्पीच हुआ क्या? इसके लिए मैंने उनके डॉक्टर से बात की। क्या मुझे पता चला कि उनके पति सेरेब्रल हेमरेज की मेडिकेशन पे चल रहे थे। तो कुल मिला के उनकी मौत एक्चुअली एन्यूरिज्म की वजह से हुई है। एन्यूरिज्म क्या होता है ये तो मुझे भी नहीं पता, नहीं सीरीज वालों ने बहुत ही डिटेल में जाके बताया, बट विद गूगल सर्च हमें इतना जरूर पता चलता है कि हार्ट की कंपार्टमेंट आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाने के कारण एक स्वेलिंग हो जाना, जिस वजह से इंसान की मौत भी हो सकती है। बेसिकली एन्यूरिज्म का मतलब यही होता है। वहीं जियो बोंगी से बहुत प्राउड फील करता है, उसे गले लगा लेता है। एंड अगर बात की जाए विमेन की तो उससे से मर्डर के चार्जेस हट जाते हैं। तो ह्यूनसू को पता चलता है कि मिस्टर बैंग उसके बारे में छानबीन कर रहे हैं। इसका मतलब जियो और उसकी टीम को अब उस पर शक होने लगा है, इसलिए वो जियो को मिलने के लिए बुलाता है लंच पे और उसे पूछता है आखिर जियो उस पर अब तक डाउट क्यों कर रहा है। जियो कोई मजाक मजाक में सीरियस होकर कहता है शायद इसलिए क्योंकि तुमने झूठ बोला था, झूठ के पैर नहीं होते। ह्यूनसू कहता है झूठ तो सभी लोग कहते हैं, तो इसमें क्या है? जियो कहता है हाँ, लेकिन कई तरीके ये झूठ होते हैं और हर झूठ कहने का अपने एक रीजन होता है, बस मुझे तुम्हारा कारण समझ नहीं आ रहा। सिचुएशन को देखकर लगता है जैसे टेंशन बहुत ही ज्यादा बिल्टअप हो रही थी। तो दोनों हंसने देते हैं, दोनों हंसी हंसी में एक दूसरे को इनडायरेक्टली वॉर्न भी कर देते हैं। जो कहता है माफ करना यार, शक करना मेरी पुरानी आदत है, शायद प्रोसिक्यूटर वाला दिमाग अब तक गया नहीं, लेकिन ऐसा दोबारा नहीं होगा। खैर ह्यूनसू को भी पता होता है कि जियो झूठ कह रहा है। नेक्स्ट सीन में जियो अपनी मॉम से मिलने जाता है और कुछ ही देर बाद उन्हें मिस्टर ब्यून भी ज्वाइन करते हैं जो उसकी मॉम के हस्बैंड थे। अपनी यही बात वो बोंगी से भी कन्फेस करता है कि उसके रियल पेरेंट्स की बचपन में ही मौत हो गई थी। उसकी अभी वाली मॉम उसकी रियल मॉम की बहुत ही अच्छी फ्रेंड थी, उन्होंने ही जियो को गोद लिया था। तो इस तरीके से देखा जाए तो मिस्टर ब्यून जियो के फादर है। बोंगी भी कन्फेस करती है कि उसके भी 2 फादर्स हैं और उसकी स्टोरी भी थोड़ी सी सिमिलर है, बट वो अपनी स्टोरी कभी और बताएगी। पर असली झटका तो बोंगी को यह सुनकर लगता है कि मिस्टर ब्यून जियो की फैमिली है एंड अब तक वो उनसे किस तरीके से बिहेव करते आ रही है। अगले दिन जियो के पास एक बहुत ही सिंपल येट अतरंगी केस आता है
केस में होता है कि एक आदमी ने दूसरे आदमी को पीट पाट के बराबर कर दिया। मतलब एक कैफे में वो आदमी दूसरे आदमी को किसी तरह से रखता है और जब वो उसकी बात नहीं सुनता तो दोनों में लड़ाई हो जाती है। जब ज्यूक उस आदमी से अटैक करने का रीजन पूछता है तो वो बंदा वियर्डली कहता है कि वो फ्यूचर देख सकता है। उसे पहले ही पता चल जाता है कि दूसरा आदमी किसी को मारने जाने वाला था और इससे पहले वो ऐसा कुछ करे उसे रोकने की इसने कोशिश की थी, जिसकी वजह से इतना सारा ड्रामा हुआ। पहले तो उसकी बातों पे कोई विश्वास नहीं करता कि कोई आखिर फ्यूचर कैसे देख सकता है, बट बाद में 2-3 चीजें ऐसे कहता है जो होने लगती है तो सभी को ना चाहते हुए भी थोड़ा थोड़ा विश्वास होने लगा था। पर वहां से जाने से पहले वो बताता है, एक्चुअली वार्न करता है कि इस रूम में मौजूद किसी 2 इंसान की जल्दी मौत होने वाली है। ओके, सो इसी 2 दिन ही ज्यूक और बोंगी के फादर की डेथ एक ही दिन एक ही फायर के एक्सीडेंट में हुई थी। तो दोनों के फादर का एक ही मेमोरियल डे होता है। बोंगी को बताता है कि ज्यूक हमेशा इस दिन अकेले रहना पसंद करता है, इसलिए हर साल वो इस दिन पिकनिक ले जाता है और हमें से कोई भी आज के दिन उसे डिस्टर्ब नहीं करता। फिर भी बोंगी उसे ज्वाइन करने का प्लान बनाती है, ये बोलकर क्या पता वो चाहते हो कि कोई उन्हें डिस्टर्ब करे। और बोंगी भी पार्क में ज्यूक के पिकनिक स्पॉट पे जाती है। कोई भी इंसान अकेले रहना नहीं चाहता, उसे किसी न किसी साथ की जरूरत होती है और ज्यूक भी उसे देख खुश होता है। बोंगी ज्यूक से झूठ कहती है कि उसे साइकिल चलाना नहीं आता और बेचारा ज्यूक कंसर्नली उसे साइकिल चलाना सिखा रहा था कि तभी बोंगी की नजर उसी ट्रेन वाले आदमी पड़ती है, उसी पोवर्ट पे, जिस वजह से बोंगी ने ज्यूक पे शक किया था। और यहाँ भी वो लड़कियों की फोटोज ले रहा था। तो बोंगी निकलती है अपनी साइकिल पे फुल स्पीड के साथ उसे पकड़ने के लिए और तब ज्यूक को रियलाइज होता है कि वो किस प्रो को पेडल मारना सिखा रहा था। फिर बोंगी की एक किक से ही वो बंदा ढेर हो जाता है और बोंगी उससे कैमरा छीन लेती है और दोनों मिलकर उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। पुलिस स्टेशन में भी वो वही बात बोलता है जो उसने प्रोसिक्यूटर ऑफिस में कही थी। तभी बोंगी ने उसकी बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। वो बताता है कि वो भी वही रहता है जब बोंगी पहले रहा करती थी। उसने एक रात किसी को मर्डर करके लाश ठिकाने लगाते हुए देख लिया था। तो इस पर बोंगी उसकी बातों पे ध्यान देती है और जियो और बोंगी उसके अपार्टमेंट के बिल्डिंग के टेरेस पे जाते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। और वहाँ जियो को टैंक के पास ब्लड दिखाई देता है। वो टैंक खोल के देखता है तो वहाँ उसे डेड बॉडीज मिलती है। जियो के इस काम से बोंगी इंप्रेस हो जाती है एंड फाइनली जियो को उसका आंसर दे देती है। बोंगी जियो को हाँ कहती है और डेट करने के लिए मान जाती है। फिर वहाँ मीटिंग होती है जिसे हमेशा की तरह कोई भी काम की बात नहीं कर रहा होता एंड अपनी ही रैंडम टॉपिक लेके लोग शुरू हो जाते हैं एंड जियो इस बात से काफी फ्रस्ट्रेट हो जाता है। नेक्स्ट डे बोंगी की मुलाकात ह्यूनसू से होती है एंड बोंगी के पास से जोरों से बाइक निकालती है और ह्यूनसू से बचाता है। इसी बीच दोनों सामान गिर जाता है एंड ह्यूनसू के साथ भी उसका फोन गिर गया था जिसमें वही मेलोडी वो सुन रहा था जो बोंगी ने जो उनके मर्डर वाले दिन किलर से मुंह से सुनी थी। बोंगी को भी पता लग जाता है कि असली किलर ह्यूनसू ही था, बट वो उस समय कोई रिएक्शन नहीं देती एंड वहां से चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद उसी बैनर वाले आदमी को कॉल करती है और पूछती है आपसे जो आदमी पहले मिलने आया था वो ह्यूनसू ही था ना। बैनर वाला बंदा ये सवाल सुनते ही फोन कट कर देता है। बोंगी को उसका जवाब मिल जाता है एंड अब ये कंफर्म हो चुका था कि कोई भी कोइंसिडेंट नहीं है बल्कि रियल मर्डर ह्यूनसू ही है। उसी दिन जियो और बोंगी की फर्स्ट ऑफिशियल डेट होती है, पर ये सब सामने आने के बाद बोंगी को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। उसे बहुत गिल्ट फील होता है कि उसने गलत आदमी को जियो से इनोसेंट प्रूफ कर पाया, अनजाने में से ही, लेकिन उसने उन दोनों को पाप का भागीदारी बना दिया। तो जब जियो से वो मिलती है तो जियो को बोंगी के एक्सप्रेशन से समझ आ जाता है कुछ तो गड़बड़ है, बट बोंगी कुछ भी नहीं बताती और फिलहाल डेट करने से मना कर देती है। कुछ दिनों बाद फ्यूचर देखने वाले इंसान का कोर्ट में ट्रायल होता है। जब ट्रायल खत्म होता है तो जियो और वो आदमी एक दूसरे को बाय बोल के अपने अपने रास्ते निकल लेते हैं, बट उसकी वो भविष्यवाणी तब सच होती है जब उसका खुद का एक्सीडेंट हो जाता है। यानी उस रूम में प्रेजेंट 2 लोगों में से एक ये खुद था। उसे तुरंत ही हॉस्पिटल लेकर आया जाता है, बट बाद में अपना ऑपरेशन करवाने से मना कर देता है जब तक उसकी गर्लफ्रेंड नहीं आ जाती, क्योंकि उसे पता होता है कि वो जल्दी मरने वाला है। तो ऑपरेशन थिएटर जाकर वो एक आखिरी बार अपनी गर्लफ्रेंड को देखने का मौका खोना नहीं चाहता। उसी वक्त वो एक ग्लिम्स फ्यूचर का देखता है कि ज्यूक बहुत ज्यादा रो रहा है। तो बाद में ज्यूक से कहता है जो होना है वो हो करेगा, तो प्लीज ज्यादा मत रोना और अपने आप को संभाल लेना। ज्यूक इसकी बातें समझ नहीं आती और कुछ ही देर में उसकी गर्लफ्रेंड भी आ जाती है, जिससे मिलने के बाद उस बंदे की मौत हो जाती है। ये सब देख के ज्यूक को रियलाइज होता है कि जिंदगी बहुत ही छोटी है, हम अपनी लाइफ में किसी न किसी को भी खो देते हैं। तो वो सबसे पहला काम करता है बोंगी को कॉल लगाकर उसे मिलने जाता है। बोंगी को देखते ही उसे जोरों से गले लगा लेता है और कहता है मुझे पता है कि तुम्हें वक्त चाहिए, बट प्लीज क्या तुम मुझे अभी वापस लाइक करना शुरू कर सकती हो। बोंगी भी अपनी इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाती और रोने लगती है, क्योंकि वो भी तो उससे पहले से पसंद करती है, बट कुछ जाहिर नहीं कर पाती क्योंकि उसे गिल्ट रहता है। बट बाद में जियो को समझ आता है कि उसने ऐसा क्यों किया, तो बोंगी को समझाता है कि इस बात का ब्लेम खुद को ना दे, उसने कुछ भी गलती नहीं की। वही दूसरी तरफ बोंगी सबको बताती है कि उसे लगता है ह्यूनसू ही असली किलर है, क्योंकि वो वही सेम मेलोडी सुन रहा था जो उसने किलर की विस्लिंग में सुनी थी। मिस्टर बैंक कहते हैं कि उन्हें उस तीसरे आदमी का पता लगाना होगा जो चैन के साथ फोटो में है। ज्यूक सबसे कहता है कि सब बस अपना काम यही रोक दो, अब इस केस को प्रोसिक्यूशन के हाथ में छोड़ दो, कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा, मैं नहीं चाहता किसी को भी खतरा हो।
लेट इट बी। इसके बाद वो बोंगी से पूछता है क्या वो ठीक है। वहीं उनकी सारी बातें मिस्टर बैंग और ह्योक कान लगाकर सुन रहे थे। अगले दिन ह्योक यूजंग से मिलने जाता है उसे केस के बारे में ब्रीफ करने, क्योंकि मुलाकात जी ऐसे होती है और वो उसे ग्रीट करता है। प्राइवेट में ह्योक यूजंग से कहता है कि हम श्योर तो नहीं है कि ह्योंसो ही मर्डर है, बट वो पक्का इन मर्डर से रिलेटेड जरूर है। वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मान तो जाती है, बट वो इस बात से भी क्यूरियस थी कि जियो की फर्म इस केस में इतनी ज्यादा इन्वॉल्व क्यों है। क्या ये जस्टिस की बात है या फिर पोंगी की। यू कहता है क्या दोनों रीजंस नहीं हो सकते। तो इसमें यूजंग रिप्लाई करती है तो आखिर उसने मुझे रिप्लेस कर ही दिया। और मजे की बात तो देखो, मुझे उसी के लिए इन्वेस्टिगेशन करना होगा जिससे मुझे रिप्लेस किया गया है। यूक ऑफर करता है ठीक है हम दूसरे प्रोसिक्यूटर से बात करेंगे, जिसमें यूजंग कहती है नहीं मैं इन्वेस्टिगेशन करूंगी, जस्ट डोंट बी हार्ड ऑन मी। एनीवेज तो मिस्टर बैंग को ज्यूक ने हिंसू के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने से मना कर दिया था, क्योंकि हिंसू को भी शक हो चुका था वैसे भी काम डिफेंस लॉयर्स का नहीं है, तो ये उनके लिए खतरे की बात हो सकती है। पर मिस्टर बैंग इसके बावजूद चैन को घर से ही मिली उसकी फोटोग्राफ पता लगाते हैं। उसे पता चलता है कि उस फोटोग्राफ में से एक चैन का दोस्त साउथ कोरिया आया हुआ है और दूसरे की तो पहले ही डेथ हो चुकी है। तो मिस्टर बैंग उस आदमी से अकेले ही मिलने चले जाते हैं ताकि उसके पास से वो हिंसू के अगेंस्ट कोई सबूत ला सके। ये बात मिस्टर बैंग निकलने से पहले जियो को भी बता देते हैं। इस बात से जियो को उनका अकेले जाना ठीक नहीं लगता और उसे चिंता होने लगती है। तब उनके पास जाने लगता है तो उसे आधे रास्ते में ही वहां से लौटना पड़ता है बोंगी के पास। अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बोंगी ने अपनी फ्रेंड को एक केस लिया था जिसका एक्स बॉयफ्रेंड बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस्ड था और उसे मारने की वो कोशिश कर रहा था, इसलिए उसे जेल भी हुई थी। तो उसे छोड़ना पड़ा क्योंकि उसे ज्यादा दिन तक रखने के लिए ज्यादा सबूत नहीं थे और जेल से निकलते हुए आदमी फिर से उसके पास अटैक करने के लिए आ जाता है। तो जब ये बात जियो को पता चलती है कि वो आदमी छूट गया है तो वो तुरंत ही यू टर्न मार के बोंगी को बचाने जाता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि उस भविष्यवाणी का दूसरा शिकार बोंगी है। बट बोंगी खुद ही इतनी ब्रेव होती है कि वो सिचुएशन से खुद ही निपट लेती है। जब जियो वहां पहुंचता है तो वो देखता है बोंगी ठीक है, उसके हाथ पे थोड़ा सा नाइफ का स्क्रैच पड़ गया है। ये देख के जियो को थोड़ी सी शांति मिलती है और वापस मिस्टर बैंक के पास के लिए निकल जाता है। वो तो मिस्टर बैंक जो उस आदमी के घर पहुंचते हैं वो देखते हैं उस आदमी की भी ऑलरेडी मौत हो गई है और उसकी लाश जमीन पे पड़ी हुई है एंड वहां पर ह्युनसू मास्क लगा के मौजूद था। जब मिस्टर बैंक पे वो अटैक करता है तो पूरी हाथापाई के किस्से में मिस्टर बैंक को चाकू लग जाती है। जब जियो वहां पहुंचता है तो वो देखता है कि एक आदमी ऑलरेडी डेड पड़ा है। मिस्टर बैंक भी वहां अधमरी हालत में पड़े हुए हैं। ये देख के जियो बहुत ज्यादा रोने लगता है। ये वही सीन था जिसके बारे में फ्यूचर देखे वो आदमी बता रहा था। तो असल में खतरा बोंगी के लिए नहीं बल्कि मिस्टर बैंक के लिए था, क्योंकि इस बात का बहुत गिल्ट होता है कि अगर वो थोड़ी देर पहले यहाँ जाता तो ये सब कुछ यहाँ नहीं होता। अच्छी बात ये होती है कि मिस्टर बैंक की सांसें अभी चल रही थी तो जल्द से जल्द पैरामेडिक्स आती हैं एंड उन्हें एम्बुलेंस में हॉस्पिटल लेकर आया जाता है। मीनवाइल बोंगी और ह्यूक को जैसे इस बात की खबर मिलती है दोनों हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में ह्यूक यूजंग को भी कॉल कर देता है और उसे भी वहां पहुंचने के लिए कहता है। यहाँ हॉस्पिटल में जीवो की हालत खराब हो रही थी, उसे फिर से अपने किसी को खोने का डर सता रहा था। ये वो सर्टेन कि इसके पीछे हो ना हो ह्युनसू का ही हाथ है एंड इस बारे में सोच सोच कर उसका सारा दुख गुस्से में बदलता जा रहा था। वो जोर से अपना हाथ दीवार पे मारता है। जब बोंगी ह्यूक और यूजंग तो जीवो यूजंग से कहता है मैं चाहता हूँ तुम पर्सनली इसे इन्वेस्टिगेट करो, हमारे पास पुलिस के सहारे बैठने का टाइम नहीं है। प्राइम सस्पेक्ट ह्युनसू ही है तो उसके खिलाफ एविडेंस ढूंढना आसान नहीं होगा, क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता है फॉरेंसिक एविडेंसेस से कैसे छुटकारा पाना है। यूजंग कहती है अब इसकी चिंता तुम मुझ पे छोड़ दो और फिलहाल मिस्टर बैंक पे ध्यान दो। यूजंग डायरेक्टली जाती है मर्डर सीन पे और पुलिस को एरिया के सभी सीसीटीवी फुटेज जमा करने के लिए कहती है। वहीं हॉस्पिटल पर डॉक्टर सभी को बताते हैं कि मिस्टर बैंक की स्प्लेन इंजर्ड है बट हमने ब्लीडिंग रोक दी है। पर बुरी खबर यह है ऑलरेडी ब्लीडिंग इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि उनके ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी हो चुकी है, इसकी वजह से ब्रेन डैमेज होने का भी खतरा है। वहीं दूसरी तरफ ह्युनसू एक आदमी से मिलता है जिसने ह्युनसू की जैकेट पहनी होती है और उसी की बाइक वो चला रहा था। जैसे ह्युनसू ने उसे कुछ डिलीवरीज करने के लिए हायर किया था और उसे कहा था कि वो अपना हेलमेट बिल्कुल भी ना निकाले और जितना कम हो सके उतना बोले। इन शॉर्ट वो ह्युनसू का एलाबाई था, यानी कि वो शख्स जो उसकी अनुपस्थिति में उसके कवर अप की तरह एक्ट करे। इसके बाद वो आदमी ह्युनसू को वो सारी छोटी से बड़ी डिटेल्स देता है जो उसने रास्ते में देखा है ताकि ह्युनसू उन्हें याद कर सके। अगले दिन यूजंग हॉस्पिटल आती है और ह्यूक को बताती है कि हमें कुछ ऐसा प्रूफ मिला है जिससे हम ह्युनसू को फॉरेबली अरेस्ट कर सकते हैं एंड अगर हमने उसे अरेस्ट कर लिया तो शायद उसके मुंह से कुछ निकल जाए। लेकिन पुलिस ने बताया था कि जब वो मर्डर सीन पे पहुंचे तो जियो की शक्ल पे एक अलग ही एक्सप्रेशंस थे, ऐसे एक्सप्रेशंस जो इंडिकेट करते हैं कि वो अभी ही किसी की जान ले सकता है। और ह्यूक इसे नोटिस भी करता है कि जियो का सेम एक्सप्रेशन अभी घर पर भी है, शायद वो ह्युनसू को कन्फ्रंट करने जा रहा है, इसलिए ह्यूक उसे रोकता है। बची वक्त उसे गुस्से से कहता है अपने काम से काम रखो। वहीं इंटरोगेशन के वक्त यूजंग ह्युनसू से उसके एलाबाई के बारे में पूछती है। ह्युनसू को पता होता है कि वो उसे बिना वारंट के लेकर आई है
इसलिए वो उसके सामने इनोसेंट कार्ड प्ले करता है और कहता है, मुझे नहीं पता, मैं तो उस वक्त अपना काम कर रहा था, चाहे तो डिलीवरी लॉग से वेरीफाई कर लो। यूजंग ध्यान देती है कि ह्युनसो ने एक सेकंड के लिए भी एलिबाई के बारे में नहीं सोचा, जैसे उसे पता हो कि सवाल आने वाला है। कोई प्रूफ न होने के कारण यूजंग उसे जाने देती है। ते जीवुक ह्युनसो को कॉल करके बुलाता है कुछ बातचीत करने, ऑल्दो उसने ये नहीं बताया होता। बट एनीवे, ह्युनसो हॉस्पिटल आ जाता है मिस्टर बैंक के रूम में। जीवुक उससे कहता है, मैंने तुम्हें यहाँ पर एक्सपेक्ट नहीं किया था, चलो बाहर चलकर बात करते हैं। जीवुक वहां पर उसे यकीन दिलाता है कि वो उसकी बातें रिकॉर्ड नहीं कर रहा एंड ह्युनसो एक्चुअली ऑनेस्ट होकर सब कुछ उगल देता है कि अब तक जितने भी खून हुए हैं वो सब उसने ही किया है। और ये सुन के जीवुक बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं था एंड वो कैजुअली कहता है उसे सब कुछ पहले से पता था। उसे रिग्रेट बस इस बात का है कि अगर कुछ वक्त पहले ही उसने ह्युनसो को गुनहगार साबित कर दिया होता तो चैनो मिसिंग नहीं होता और उसके बेस्ट फ्रेंड का भी मर्डर नहीं हुआ होता, नहीं मिस्टर बैंग आज इस हालत में होते। ह्युनसो कहता है, अब तुम्हें समझ आ रहा है किसी अपने को खोने का दर्द कैसा होता है। एंड वहाँ हॉस्पिटल के बाहर उन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। फिर दोनों को पुलिस स्टेशन लेकर आया जाता है। जब दोनों ही सेटलमेंट के लिए नहीं मानते तो दोनों को लॉकअप में डाल दिया जाता है। अब क्योंकि ह्युनसो लॉकअप में बंद होता है तो उस मौके का फायदा उठाकर ह्यूग और बोंगी ह्युनसो के घर की तलाशी लेने पहुंच जाते हैं। उन्हें उसके घर से कुछ खास सबूत नहीं मिलता, पर ह्यूग वहां से चाकू उठा लेता है। ये असल में जीवो का ही प्लान होता है कि वो ह्युनसो को लेकर लॉकअप में जाएगा एंड ये दोनों उसके घर की छानबीन करेंगे ताकि एटलीस्ट कोई सबूत तो मिल जाए, क्योंकि एट द एंड सभी जानते हैं ह्युनसो ही असली कातिल है। जीवुक ने एक बैकअप प्लान भी बनाया था कि अगर उन्हें ह्युनसो के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला तो वो खुद उसके घर में मिले चाकू की मदद से फॉल्स सबूत बनाएंगे। जीवुक फिलहाल दूसरों को बचाने के लिए कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार था। ह्यूग जीवुक को मना करके उसे इसका जिम्मा उठाने के लिए कहता है, पर जब ये पूरी बात बोंगी को पता चलती है तो वो भी इसमें अपनी हिस्सेदारी रखने की मांग करती है। अगले दिन जीवुक और ह्युनसो को जेल से छोड़ दिया जाता है। जब ह्युनसो घर आता है तो आसपास चीजें देखकर वो समझ गया था कि उसके एब्सेंस में उसके सामान के साथ छेड़खानी की गई है। उसे ये समझने में भी टाइम नहीं लगता कि सब कुछ जीवुक का किया धरा है। अगले दिन ह्युनसो जीवुक को जाके वार्न करता है कि अगर वो ऐसे ही उसके रास्ते में आता रहा तो वो भी उसके आदमियों को हार्म करने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगा। एंड अगर ह्युनसो अपने रास्ते पे गया तो जीवुक कुछ नहीं कर सकेगा। अब जीवुक इस सोच में होता है कि उसे उस चाकू को ऐसा नकली सबूत यूज करना चाहिए या फिर नहीं, क्या ऐसा करना ठीक होगा या नहीं। तभी उसे वो दिन याद आता है जब डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ने ऐसे ही बोंगी को जेल भेजने के लिए नकली हथियार को अपना सहारा बनाया था। तब जीवुक ने डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के साथ देने से मना कर दिया होता है, लेकिन आज वो भी तो वही करने जा रहे हैं जो उसे सही लग रहा है। उसके लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है जो उस वक्त डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ने किया था। उनके अकॉर्डिंग बोंगी गलत थी तो अपने बेटे को जस्टिस दिलाने के लिए वो बोंगी के खिलाफ हर एक काम करने के लिए तैयार थे, जैसे कि आज जीवुक कर रहा है। एंड इन्हीं सब बातों को रियलाइज कर वो नकली सबूत का सहारा न लेकर डिसाइड करता है कि यानी उसे अपने दम पे ही इस केस को जीतना होगा। वहीं दूसरी तरफ यूजंग को कोई इन्फॉर्म करता है कि उसे ह्युनसो के खिलाफ कोई सबूत उसके घर में जरूर मिल जाएगा, जिसका यूजंग अपनी नौकरी दांव पे लगा के ह्युनसो के घर की तलाशी लेने का वारंट निकलवाती है और सीधे पहुंच जाती है उसके घर पर। अच्छी तरह डिटेल में तलाशी लेने के बाद यूजंग को वही खून से सना हुआ चाकू मिलता है। ह्युनसो फ्रस्ट्रेट होकर अपने आप में ही कहता है ये जरूर जीवो का ही काम है। ह्युनसो को गुस्से में समझ नहीं आता कि उस वक्त वो क्या करे, इसलिए उस मौके देख के वहां से भाग निकलता है। जब जीवो को बात पता चलती है तो वो तुरंत अपनी ड्रॉर में जाके चेक करता है, उसे वहां वो चाकू नहीं दिखता। इसका मतलब ये कि उसी चाकू को नकली हथियार बना के उसका यूज किया गया, पर जिसने ऐसा किया वो जीवुक नहीं बल्कि कोई और था। ये सुनते ही जीवुक भी ह्युनसो के पीछे भागता है अलॉन्ग विद यूजंग एंड हर टीम। बट इस चीज के बीच ह्युनसो का एक बहुत ही बुरा एक्सीडेंट होता है। ह्युनसो को तभी कभी हॉस्पिटल लेकर आया जाता है जब डॉक्टर बताते हैं उसके सिर में काफी गहरी चोट आई है, इंटरनल ब्लीडिंग भी हुई है, इसलिए उसके होश में आने के चांसेस बहुत ही कम है। तो एज ऑफ नाउ पुलिस उस इंसान की तलाश में होती है जिसने ह्युनसो का एक्सीडेंट करवाया। एंड यहाँ मीडिया में प्रोसिक्यूटर को ब्लेम किया जा रहा होता है तो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी यूजंग और उसके लीड के ऊपर बहुत गुस्सा होता है क्योंकि वजह से मीडिया में उनकी इमेज बहुत खराब हुई है। जीवो का ह्यूग यूजंग से मिलने आते हैं और उसे इस केस के बारे में बात करते हैं। साथ ही साथ वो उसे कुछ और लोग की नेम लिस्ट भी तैयार करके देते हैं जिन्होंने पोटेंशियली ह्युनसो का एक्सीडेंट करवाया होगा। जीवो को लगता है कि ह्युनसो ने आज तक जितने भी लोगों को मारा है हो सकता है उन्हीं में से किसी ने इसका रिवेंज लिया हो। जीवो यहाँ पर इस बात से भी परेशान होता है कि आखिर ह्युनसो के घर में उस नकली हथियार को किसने रखा था, क्योंकि उसने तो साफ साफ कह दिया कि हम उस चाकू को नकली वेपन के तौर पर यूज नहीं करेंगे। एंड तब वहां पर ह्यूग और बोंगी भी मौजूद थे, उन दोनों ने तो ये काम नहीं किया, तो फिर किसने। एंड तभी ये रिवील होता है कि ऐसा करने के पीछे मिस्टर ब्यून का हाथ था। उन्होंने जीवो की बात सुन ली थी एंड उन्हें पता था कि अगर इनमें से कोई भी ऐसा करते पकड़ा जाता है तो इनकी लॉयर का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। मिस्टर ब्यून के पास अभी खोने के लिए कुछ भी नहीं था, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट उनकी टीम थी, इसलिए उन्होंने छिपकर हथियार जीवो के ड्रॉ से लेके ह्युनसो के घर पर रख दिया।
यही हॉस्पिटल मिस्टर बैंक को फाइनली होश आ जाता है। ये देखकर सभी लोग बहुत खुश थे एंड सभी उनकी रिकवरी प्रोसेस में उनकी हेल्प करते हैं जिससे मिस्टर बैंक जल्दी ठीक होकर वापस काम पे आ जाए। पर वही युनसू को अब तक होश नहीं आया था और वो भी हॉस्पिटल पे होता है। बहुत दिनों बाद सब कुछ नॉर्मल होने लगा था। जीवुक और बोंगी भी अपनी लव लाइफ पे फोकस कर पाते हैं। वो काफी सारी डेट्स पे जाते हैं एंड साथ में एक अच्छा खासा वक्त बिताते हैं। एक दिन जीवुक बोंगी को अपनी मॉम से मिलवाने लेकर जाता है और जब बोंगी को पता चलता है कि उसकी मॉम वही लेडी है जिसकी आए दिन उसकी खुद की मॉम से कहा सुनी होती है तो वो बिल्कुल शॉक रह जाती है। इससे पहले जीवुक की मॉम से देख पाए बोंगी पास की दुकान में जाके छिप जाती है। जीवुक को बोंगी का सडन चेंज ऑफ बिहेवियर देख समझ नहीं आता क्या क्या माजा गया है एंड बोंगी उन्हें अपनी शक्ल दिखाई बिना ही वहां से भाग जाती है। लेकिन ये झूठ ज्यादा देर तक चुपता नहीं क्योंकि जीवुक के घर पर ही जीवुक की मॉम और बोंगी की मॉम आमने सामने आ जाती है। ये देख पूरा किस्सा समझ आ गया था। जीवुक जिसे डेट करा है वो आखिर है कौन। जैसे ही जीवुक की मॉम की इस बात का पता चलता है वो इस रिलेशनशिप से साफ मना कर देती है। बट वही बोंगी की मॉम काफी खुश और सपोर्टिव थी। जीवुक बोंगी से बहुत प्यार करता था और जब एक दिन उसे ये पता लगता है कि बोंगी के फादर कौन है तो वो बिल्कुल शॉक में रह गया था। एंड जैसा कि मुझे पता है कि जीवुक के डैड की जान एक फायर एक्सीडेंट में हुई थी तो एक्चुअली उस जगह को आग लगाने वाले इंसान बोंगी के फादर थे। एंड तभी इस बात पे उसे बोंगी की वो बात याद आती है जब उसने बताया था कि उसके फादर की जान भी एक फायर इंसिडेंट में हुई थी। पर वो अपनी स्टोरी कभी और बताएगी। यानी कि जीवुक अपने डैड के कातिल की बेटी से प्यार कर बैठा था या फिर सच्चाई कुछ और थी। जीवुक खुद ही बहुत कंफ्यूजन में होता है और इसलिए बोंगी को कुछ भी नहीं बताता। आगे जाकर जीवुक अपने फादर के डेथ केस को वापस रीओपन करके उसे स्टडी करता है जहां से पता चलता है कि बोंगी के डैड पे भी तभी कोई केस चल रहा था। उसी का बदला लेने के लिए बोंगी के फादर ने जीवुक के डैड को आग लगाकर मारने की कोशिश की जिसमें उसके डैड की भी डेथ हो गई और इसी के सदमे में उसकी मॉम की भी मौत हो गई थी उस फायर इंसिडेंट में। और इसी के सदमे से उसकी मॉम की भी डेथ हो गई। उस फायर इंसिडेंट में जीवुक भी इन्वॉल्व था बट समहाउ उसकी जान बच गई थी। मानो एक ही दिन में जीवुक की लाइफ ने एक कंप्लीट टर्न मान लिया था। जीवुक को अब यकीन नहीं हो रहा था कि बोंगी किसकी बेटी है। अब क्योंकि जीवुक बोंगी से बहुत प्यार करता था इसलिए वो उसे छोड़ना तो नहीं चाहता पर अब क्योंकि उसे सच पता चल गया था तो उसके साथ रहना भी नहीं चाहता। इसके बाद हम देखते हैं ह्यू के पास भी एक सिमिलर सा केस आता है जहाँ पर उसके क्लाइंट के ऊपर फॉल्स एलिगेशंस लगाए गए होते हैं कि उसने एक जगह पर आग लगा दी थी बट असल में ह्यू का क्लाइंट इनोसेंट था। वही बोंगी का कहना था कि उसके फादर पर भी इनोसेंट होने के बावजूद आग लगाने का झूठा इल्जाम लगाया गया है इसलिए उनके सैक्रिफाइस के बाद भी आज भी लोग उन्हें खूनी समझते हैं। तो चांसेस है कि आदमी इनोसेंट हो। बट जीवुक बोंगी की बात से सहमत नहीं होता और कहता है ऐसा भी हो सकता है कि आग उसी ने लगाई हो। बोंगी जीवुक में उसके प्रति चेंजेस को फील कर पा रही थी बट वो कुछ कहती नहीं। हालांकि बाद में एक्चुअल में इनोसेंट होता है और ह्यूक उसे बेगुनाह साबित कर देता है ह्यू जंग की हेल्प से। एंड उस ट्रायल के दौरान बोंगी और जीवुक भी वहीं होते हैं। ट्रायल खत्म होने के बाद बोंगी को सडन रियलाइजेशन होता है कि आखिर जीवुक उसके साथ ऐसा क्यों बिहेव कर रहा था। उसे याद आ जाता है कि उन दोनों के फादर का फायर इंसिडेंट वाला केस सेम ही था और ये वही केस था जिसकी वजह से बोंगी के फादर पर झूठे और बेबुनियाद एलिगेशंस लगाए गए थे। वो कोर्ट रूम से बाहर आके अकेले में रोने लगती है। लेकिन जब जीवुक बाहर आता है बोंगी उसके साथ डेट पे जाती है। ये डेट एक तरह से उसका आखिरी गुड बाय था। डेट के एंड में जीवुक को भी समझ आने लग गया था कि अब क्या होने वाला है। बोंगी जीवुक से ब्रेकअप करने के लिए कहती है क्योंकि उसके हिसाब से उसके फादर इनोसेंट थे और जीवुक के हिसाब से बोंगी की फादर गिल्टी है। ऐसा क्लैश होने वाले सोच से जब दोनों की फैमिली इन्वॉल्व है दोनों एक साथ कैसे रह सकते हैं। इसलिए बोंगी ब्रेकअप करने के लिए कहती है बट एनी हाउ जीवुक बोंगी से ब्रेकअप नहीं करना चाह रहा था। उसे अलग होना नहीं चाहता पर बोंगी उसे कहती है कि वो उसे इस हालत में नहीं देख सकती। जीवुक बोंगी के साथ तो रहेगा पर जब भी वो दोनों साथ रहेंगे तब जीवुक बस अपने आप से ही अंदर लड़ता रहेगा कि वो अपने ही पिता के कातिल की बेटी से कैसे प्यार कर सकता है और ऐसा बोंगी कभी नहीं चाहती। इसलिए बोंगी ब्रेकअप करके उसी वक्त वहां से चली जाती है। ना वो बोंगी के पास कोई और दूसरा रहने का ठिकाना नहीं था इसलिए वो जी हाई के घर चली जाती है। यहाँ पर यूनिक बात यह थी कि ना ही बोंगी को जी हाई पसंद थी और ना ही जी हाई को बोंगी क्योंकि जी हाई वही होती है जिसके साथ बोंगी का एक्स बॉयफ्रेंड का अफेयर चल रहा था। पर अब यहाँ पर कर भी कह सकते हैं जब सिर पर छत ना हो तो कहीं ना कहीं तो ठिकाना ढूंढना पड़ेगा। एंड थोड़ी लड़ाई झगड़े के बाद जी हाई भी उसे फाइनली घर पे रहने देती है। बोंगी उस रात सो नहीं पाती क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था जिसे वो प्यार करती है उसे हर्ट करके क्या उसने सही किया या नहीं। इसलिए सब बोंगी जी हाई से उसका टेम्परेचर चेक करने के लिए कहती है पर जी हाई बस उसके हाथ में थर्मामीटर थमा देती है। एंड चेक करने पर टेम्परेचर नॉर्मल ही आ रहा था। तब उसे जीवुक का टेस्ट आता है जिसमें लिखा होता है कि मॉर्निंग मीटिंग का टाइम चेंज कर दिया गया है। बोंगी एक्सपेक्ट नहीं करी थी पर जी हाई उसे कहती है तुम्हें किसी और फर्म पे नौकरी नहीं मिलेगी तो बेटर है ग्रोन अप्स की तरह चुपचाप काम पे जाओ। बोंगी काम पे तो जाती है बट वहाँ उसके जीवुक के अलावा कोई नहीं होता। बोंगी उसे अपना फॉर्मल रेजिग्नेशन थमाती है और जीवुक उसका कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है जिसमें बोंगी को अगले 2 सालों तक यही काम करना होगा एंड इसलिए उसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं करता। जीवुक उसे पूछता है क्या तुम्हारे लिए जॉब मजाक है। अपनी पर्सनल फीलिंग्स को परे रख के तुम्हें काम पे ध्यान देना चाहिए बट कंपनसेशन के लिए
उसे कुछ दिनों की वेकेशन देता है और उसके रेजिग्नेशन लेटर को फाड़ कर फेंक देता है। नेक्स्ट डे जीवक डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी से मिलने जाता है और सीधा पॉइंट पाके पूछता है कि उसके पेरेंट्स की डेथ कैसे हुई थी। अटॉर्नी बताते हैं किसी ने अपना रिवेंज लेना चाह रहा था, इसके केस के प्रोसिक्यूटर तुम्हारे डैड थे। पर जीवक पूछता है बट वो केस तो इतना बड़ा भी नहीं था, एक छोटे से असॉल्ट का केस था, तो इसके लिए कोई किसी की जान क्यों लेगा। अटॉर्नी कहते हैं किलर के पीछे का मोटिव वो कैसे बता सकते हैं, उन्हें बस इतना पता है कि वो हमेशा प्रोसिक्यूशन के बारे में कंप्लेंट करता रहता था एंड उस सीन में उसकी डेड बॉडी भी पाई गई थी। जीवो को ये बात थोड़ी अटपटी लगती है तो वो फिर से पूछता है कि इसके अलावा कोई और एविडेंस था। अटॉर्नी कहते हैं ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ था। एंड तभी जीवो को फ्लैशबैक्स आते हैं कि बचपन में उसी ने गवाही दी थी कि उसके डैड का खून पोंकी के फादर ने किया है। एंड फ्लैशबैक्स के बाद जीवो के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वहीं जिया के घर पे पोंकी अपना टेम्परेचर वापस चेक करती है बट फिर से उसका टेम्परेचर नॉर्मल ही आ रहा था, जबकि उसे बहुत ज्यादा टेरिबल फील हो रहा होता है। सुबह जब पोंकी नींद से उठती है तो जिया उसका फोरहेड टच करती है। उसका शरीर एकदम तपरा होता है। थर्मामीटर एक्चुअली खराब था एंड तभी वो गलत रीडिंग बार बार दिखा रहा होता है। अब काफी देर बीत चुका होता है उसके फीवर आए हुए तो पोंकी को तुरंत हॉस्पिटल लेकर आ जाता है। जिया ह्यूगो जीवो को कॉल करके वहां बुला लेती है एंड जब जीवो से मिलने जाता है तो पोंकी को लगता है जैसे वो सपना दिख रही है एंड सपना समझकर वो जीवो को किस कर लेती है। ना कुछ वक्त बाद जीवो और पोंकी की मॉम एक साथ लंच पे जाते हैं। जब पोंकी की मॉम एकदम हैरान रहती है किसी इंसान का इतना अच्छा बेटा कैसे हो सकता है एंड वो उसे पूछ भी लेती है क्या तुमने जीवो को सड़क पे से उठाया था, क्योंकि तुम दोनों की सोच बिल्कुल नहीं मिलती। बट ये सुन के जीवो की मॉम बहुत हर्ट फील करती है और कहती है मैं भले ही उसकी अपनी मम्मी नहीं हूँ बट मैंने जीवो को पूरे दिल के साथ पाला है। पोंकी की मॉम को एहसास होता है कि उन्होंने गलत कह दिया एंड वो तुरंत उनसे माफी मांगती है और कहती है इसे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तुम उसकी असली मॉम हो या नहीं। सारी मम्मीज अपने बच्चों को इक्वली उतना ही प्यार देती हैं। बाद में पोंकी की मॉम पोंकी से कहती है कि वो पूरी कोशिश करी है जीवो की मॉम से दोस्ती करने की, पर उन दोनों की पर्सनैलिटी बहुत ही डिफरेंट है, इसलिए काफी मुश्किल हो रही है। लेकिन वो एक अच्छी मदर इन लॉ बनेगी। लेकिन इससे पहले पोंकी उन्हें अपने और जीवो के ब्रेकअप के बारे में बताए उसे पुलिस स्टेशन से कॉल आ जाता है। जब वो जाकर देखती है तो एक छोटा सा बच्चा उसकी तरफ पॉइंट करके कहता है ये मेरी लॉयर है। ये बच्चा पोंकी के टाइकोंडो क्लासेस में आता था और ये एकमात्र विटनेस होता है कन्वीनियंस स्टोर में हुए मर्डर का। इसने किलर का चेहरा भी देखा होता है, पर जब पुलिस उससे पूछती है तो वो बताने से मना कर देता है, ये बोलकर कि उसे कुछ भी याद नहीं। पोंकी उस बच्चे को जीवो की फर्म पे ले जाती है वहाँ केस सॉल्व करने के लिए। वहाँ पहुंचकर वो बच्चा में फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कन्वीनियंस स्टोर पे बच्चे के पैसे गिर जाते हैं तो वो इन्हें उठाने के लिए नीचे झुकता है। तभी किलर नाइफ लेकर अंदर आता है और उसकी नजर बच्चे पे नहीं पड़ती एंड वो तुरंत जाकर किलर पे चाकू स्टैब कर देता है। ये सब होते हुए बच्चा देख रहा था। किलर को वो बच्चे के छुपने की आवाज भी आती है, पर जैसे ही वो उसकी तरफ पड़ता है उसे कॉल आता है एंड वो वहां से निकल जाता है। मोरओवर उस बच्चे के पेरेंट्स नहीं थे, वो अपने आंट एंड अंकल के साथ रहता था जो उसकी बिल्कुल परवाह नहीं करते। जीवो उस बच्चे से मिल अपने घर के रूल्स उसे समझा देता है। नंबर 1 ऊपर अपस्टेयर्स मत जाना। नंबर 2 ये घर है ना कि गार्डन, तो यहाँ पर यहाँ वहाँ मत घूमना। नंबर 3 मुझसे बिल्कुल बात मत करना, पर जल्दी से पुलिस को स्टेटमेंट दे दो और अपने घर लौट जाओ। वही फिर ह्यूग पोंकी को घर तक छोड़ने कार में जाता है। ह्यूग उससे कहता है अच्छी बात है, अब तुम पहले से हेल्दी लग रही हो और तुम्हें फीवर भी नहीं है। पोंकी को पता चलता है ह्यूग भी वहाँ हॉस्पिटल में था, इसका मतलब जीवो भी वहाँ पर होगा। फिर वो जोर से चिल्लाती है। उसे लगा था कि उसने सपने में जीवो को किस किया है, बट ये तो सच था। रात में बच्चे को सपने में किलर का ब्लू स्नीकर्स दिखाई देते हैं जिससे उसकी आंखें खुल जाती है। डर के मारे तो वो ऊपर चला जाता है जीवो के साथ सोने। जीवो उससे कहता है क्या तुम्हें रूल्स याद नहीं, तुम ऊपर क्यों आए। वो बताता है कि उसे नाइट में आ रहे हैं। कुछ देर बाद जीवो उससे पूछता है क्या ये मेरी गलती होगी, मैंने टेस्टिफाई नहीं किया, उन्हें किलर को नहीं पकड़ा तो। फिर वो बच्चा जीवो से कहता है क्या ये मेरी गलती होगी, अगर मैंने टेस्टिफाई नहीं किया उन्होंने किलर को नहीं पकड़ा तो। ये सुन के जीवो को अपने बचपन याद आ जाता है कि कैसे अटॉर्नी ने जबरदस्ती उससे कल्प्रिट का नाम बोलने के लिए टेस्टिफाई करवाया था। फिर जीवो बच्चे को गले लगाता है, उसे श्योर करता है तुम्हें टेस्टिफाई करने की कोई जरूरत नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं होगी। अगले दिन पोंकी उस बच्चे को स्कूल रिसीव करने जाती है, बट वहाँ वो मिलता ही नहीं, उसे वहाँ कोई जानता भी नहीं था। यहाँ में दिखाया जाता है कि बच्चा काफी तेजी से दौड़ रहा होता है और आगे वो किसी से जाकर टकरा जाता है। कि आदमी एक पुलिस ऑफिसर था, बट इसने वही शूज पहने होते हैं जो किलर ने पहने थे। ऑफिसर बच्चे से पूछता है क्या तुम्हारा कोई पीछा कर रहा था, बट इससे पहले कि वो जवाब दे वहाँ पोंकी आ जाती है। पोंकी उस बच्चे के स्कूल आते समय जीवो दिखता है जो खुद भी अपरेंटली उसे पिकअप करने आया था। एंड वही हम देखते हैं पोंकी और जीवो के बीच एक दूसरे को देख टेंशन बिल्डअप हो रही थी। एंड उन दोनों को देख वो बच्चा तो समझ गया था कि इन दोनों के बीच कुछ तो चल रहा है। इस रात बच्चे को एक सपना आता है। जीवो उसे अपनी गोद में बैठाकर उसे कंसोल करने की कोशिश करता है, पर तभी वो बच्चा उसे पूछता है कि अगर मैंने टेस्टिफाई किया और उस किलर ने मुझे मारने की कोशिश की तब। जीवो कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा और ये उसकी मर्जी है अगर उसे टेस्टिफाई करना है या नहीं। वो जो भी फैसला करेगा जीवो उसके साथ खड़ा होगा। अगले सुबह बच्चा कॉन्फिडेंटली कहता है कि मुझे टेस्टिफाई करना है। पुलिस स्टेशन बच्चा उसी ऑफिसर की तरफ पॉइंट करके कहता है जिसने ब्लू स्नीकर्स पहने हुए हैं
यही वो खूनी है। एंड साथ ही वो उसके फ़ोन का रिंगटोन भी सुनाता है और उसका फ़ोन अचानक बजने लगा था। एंड ये रिंगटोन एग्जैक्टली वही होती है जैसा बच्चे ने बताया था। ऑफिसर नर्वसली कहता है ये बच्चा कुछ भी बोल रहा है, ऐसा नहीं है। तभी वो उसके शूज़ की तरफ पॉइंट करता है एंड उस ऑफिसर के राइट शू पे एक खून का ड्रॉपलेट था। एंड तभी हमें दिखाया जाता है उस ऑफिसर को राइट अवे अरेस्ट कर लिया गया था। बाहर निकलते वक्त जीवो की एक और मेमोरी हिट करती है। जीवो बचपन में रो रहा था कि उसे कुछ याद नहीं कि वो किलर कौन है, बट अटॉर्नी उसे फोटो दिखाकर उसे कहते हैं ये तुम्हारे डैड के किलर है। एंड इसलिए जीवो डिसाइड नहीं कर पा रहा होता है कि कौन सी मेमोरी सच्ची है, वो वाली जहाँ पर उसने खुद से टेस्टिफाई किया था या फिर वो जिसमें उसे अटॉर्नी ने मजबूर किया था। वहीं दूसरी तरफ बोंगी ह्युंसो को देखने जाती है। तभी उसे कॉल आता है तो कॉल रिसीव कर कहती है डॉक्टर ने अभी तक कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं बताई है। एंड ह्युंसो को अब तक होश नहीं आया था और वो फ़ोन कट कर देती है। जैसे वो पीछे मुड़ती है उसके सामने ह्युंसो खड़ा होता है, वो भी पूरे कॉन्शियस में। ह्युंसो बोंगी को काफ़ी देर तक घूरने के बाद उससे पूछता है मैं कौन हूँ। वहीं दूसरी तरफ जीवो को घर लौटते वक्त अपनी पेरेंट्स की कई सारी मेमोरीज आ रही थी जो उसकी पुरानी यादों से मेल नहीं खाती। तभी उसे मिस्टर बैंक का कॉल आता है और वो तुरंत ही हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़ता है। हॉलवे में जीवो का एनकाउंटर यूजंग और होश में आई हुई ह्युंसो से होता है। यूजंग एपरेंटली ह्युंसो को अपने साथ ले जाने के लिए आई थी। ह्युंसो वहां पर जीवो की तरफ देखता तो है बट उसकी नजर उसे ऐसा नहीं लगता जैसे उसने जीवो को पहचान लिया हो, बल्कि ऐसा लगता है कि वो क्यूरियस है कि आदमी आखिर है कौन। आगे जीवो को बोंगी मिलती है जो उसे बताती है ह्युंसो को टेस्टिंग के लिए ले जाया जा रहा है। वे दोनों ह्युंसो का टेस्ट कंप्लीट हो जाने का वेट करते हैं। एंड तभी यूजंग उन्हें आके कहती है आज उन्हें ह्युंसो से बात करने के लिए अलाउ नहीं किया जा सकता। जीवो समझाता है और यूजंग से कहता है जब भी वो ह्युंसो से मिल सकता है वो उन्हें कॉल करे। इसके बाद जीवो और बोंगी वहां से निकल जाते हैं। जीवो उसे घर तक लिफ्ट देने के लिए पूछता है बट बोंगी मना कर देती है। उस वक्त जीवो चाह रहा था कि वो बोंगी को अपनी मेमोरीज के बारे में बताए जिससे उसे ये लगता है कि उसकी पुरानी यादें सच नहीं थी, बट वहां पर वो कुछ कह नहीं पाता। तो बोंगी जीहाई के घर स्ट्यू बना के जीहाई को टेस्ट करवाती है जो टेस्ट में बहुत ही खराब था। फिर वो उसे एक एनवलप देती है जिसमें पैसे होते हैं, ये कहकर कि वो अपने रहने के एक्सपेंसेस दे रही है। और इस पर जीहाई का रिप्लाई होता है ये है क्या, इतने कम। फिर बोंगी अपने डिप्रेशन सी आवाज में कुछ और कहने जा ही रही होती है कि तभी जीहाई उसे बीच में ही काट के पूछती है तो फिर से उदास हो क्या, पर तुम अकेली नहीं हो जो उदास है, मैं भी हूँ। ये सुन के बोंगी रोने लगती है कि वो भी अकेली नहीं है जो इस घर में उदास है। इधर जीवक रात भर अपनी मेमोरीज के बारे में सोचता रहता है। एंड अब तक की उन मेमोरी से वो इतना कंक्लूजन निकाल पा रहा था कि डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ने बचपन में उसका ब्रेन वॉश करके उससे ये उगलवाया कि बोंगी के फादर ने उसके डैड का मर्डर किया था। जीवक नीचे आता और देखता है कि मिस्टर बियन अभी भी वहीं पर है। उन्हें जीवक से रीन स्टेटमेंट के बारे में बात करनी थी। वो जीवक से पूछता है क्या तुम फिर से प्रोसिक्यूटर बनना चाहते हो क्योंकि तुम लॉयर बनकर खुश नहीं लग रहे। जिस पे जीवक जवाब देता है मैं तंग आ चुका हूँ इस बात से कि ह्युंसो जैसे क्रिमिनल के साथ मैं कुछ नहीं कर सकता, जबकि मैं ही वो इंसान हूँ जिसने उसे फ्री करवाया था। मिस्टर पियोन कहते हैं मुझे तुम्हारे प्रोसिक्यूटर रहना पसंद नहीं था क्योंकि तुम हमेशा एग्जॉस्टेड और ओवरवर्क रहते थे। जीवो कहता है चिंता मत कीजिए, वैसे भी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी मुझे वापस एज अ प्रोसिक्यूटर कभी भी रिहायर नहीं करेंगे। अगले दिन जीवक मिस्टर बैंक से हेल्प मांगता है अपने पेरेंट्स के डेथ के इन्वेस्टिगेशन के लिए ताकि वो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी को कन्फ्रंट कर सके। देन फाइनली उसे ह्युंसो से मिलने का मौका मिलता है जिससे पहले उसे यूजंग से बात करनी पड़ती है। यूजंग जीवो को बताती है डॉक्टर्स का कहना है कि ह्युंसो के ब्रेन में कोई भी डैमेजेस के निशान नहीं पाए गए, पर जीवो को पक्का यकीन था कि हॉलवे में ह्युंसो उसे पहचान नहीं पाया था। वो कहता है फिर तो दो ही बातें हो सकती हैं, या तो ह्युंसो डिसोसिएटिव एमनीशिया से गुजर रहा है जो कि इमोशनल स्ट्रेस की वजह से होता है, या तो वो एक्टिंग कर रहा है। जब जीवो अंदर जाता है तो ह्युंसो से देखता है। ह्युंसो को देख ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत ईगर था जीवक से बात करने के लिए। उसे कोई नहीं बता रहा था कि उसने क्या किया है, आखिर वो हॉस्पिटल में क्यों है, क्यों पुलिस और प्रोसिक्यूटर वहां पर है। अब उसे उम्मीद सिर्फ जीवक से थी जो उसे इस बारे में बता सकता है, बट ये सुनना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। जीवो को लगता है कि भले ही ह्युंसो की मेमोरीज ना हो लेकिन फिर भी वो पुराने वाले ह्युंसो के जैसा ही बर्ताव कर रहा है। वो उसे कहता है कि वो एक लॉयर है, जिसे ह्युंसो थोड़ा सा रिलीफ फील करता है क्योंकि उसे लग रहा था जीवक उसकी साइड है। और इससे पहले जीवो उससे कुछ सवालों का जवाब ले पाता यूजंग आके कहती है टाइम अप। जब जीवो की यूजंग अकेले होते हैं तो जीवो उससे कहता है कि उसे इतनी सी बातों से क्लियर नहीं हुआ कि उसे एमनीशिया है या नहीं, लेकिन एक बात श्योर है उसकी पर्सनैलिटी अब भी वैसे ही है। इसके बाद जीवो घर जाता है जब बोंगी भी थी और वो उसे अकेले में कुछ बात करने के लिए ऊपर ले जाता है। जीवो कहता है अब वक्त आ चुका है तुम्हारे काम पे वापस लौटने का, बट हमें कुछ दिन और एक दूसरे से दूर रहना चाहिए क्योंकि मुझे कुछ चीज़ों को ठीक करना है। वहीं दूसरी तरफ यूजंग का बॉस उसे ह्युंसो के अरेस्ट वारंट देने से हिचकिचा रहा था क्योंकि ह्युंसो फिलहाल मेमोरी लॉस से गुजर रहा है, इसलिए वो उसे तब तक के लिए
उसके आसपास क्या चल रहा है उस पर नजर रखने को कहता है। बाद में ह्यूक यूजंग को पार्क में अकेले लंच करते हुए देखता है और उसके लिए ड्रिंक लेके आता है और उसे कहता है कि तुम प्रॉपर मील्स क्यों नहीं लेती। पर वो कहती है मैं हमेशा से एक आउटकास्ट थी और ये खाना ज़्यादा आसान होता है क्योंकि उसके साथ कोई खाने वाला भी नहीं है। ये बात ह्यूक को बड़ा अपसेट कर देती है और वो उसे उसका लैपटॉप छीन कहता है पहले खाने को खाओ फिर काम करना। वही जीवो की फर्म में बोंगी देर रात का ही काम करी होती है तो जीवो को उसे कहता है तुम्हें अब घर जाके आराम करना चाहिए, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। और इस बार मैं ना नहीं सुनूंगा। वो दोनों बिल्डिंग के बाहर जीहाई से मिलते हैं जो कि इस ऑलरेडी ऑकवर्ड सिचुएशन को और भी ज्यादा ऑकवर्ड बना देती है। ये बोलकर कि उसे लगा था कि इन दोनों ने ब्रेकअप कर लिया। जो वहां से जाने लगता है कि तभी ह्यूक और यूजंग भी वहां पर आ जाते हैं एंड अब ये सिचुएशन और भी ज्यादा ऑकवर्ड हो चुकी थी। वहीं ह्यूक को जब पता चलता है कि बोंगी जीहाई के साथ रह रही है तो वो उसकी तारीफ करता है कि वो कितनी ज्यादा जेनरस है। फिर यूजंग पूछती है तुम्हें तो बोंगी पसंद नहीं तो तुम उसे रहने क्यों दे रही हो। जिया कहती है मैं कहाँ रह दे रही हूँ, वो जबरदस्ती रह रही है। बट वो बीच में ही चुप जाती है ये सोच के ह्यूक के सामने वो बुरी नजर नहीं आ सकती। और यूजंग पूछती है ये छोड़ो ये बताओ कि तुम शर्मा किसके ले रही हो। मौका देके दोनों जीवो का ह्यूक वहां से चले जाते हैं ड्रिंक करने। अगले दिन डॉक्टर कहते हैं अभी उनसे इतना रिकवर हो चुका है कि उससे पूछताछ की जा सके। यूजंग उसे बताती है कि तुम पे ये इन्वेस्टिगेशन चैन के क्लासमेट के मर्डर और मिस्टर बैंक के अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस पे बेस्ड है। ह्युनसो को यकीन नहीं होता कि उसने किसी का खून किया है बट वो कहता है कि अगर ये सब सच है उसे जरूर पनिश किया जाना चाहिए। अगले मीटिंग में शिवो एक प्लान के साथ आता है जिससे ह्युनसो की मेमोरीज वापस ला सकते हैं। वहाँ मिस्टर ब्यून कहता है अच्छा ही होगा अगर उसकी मेमोरीज कभी आई ही ना। बट ऐसा होना ठीक नहीं रहेगा क्योंकि उन्हें पुंगी का नाम क्लियर करना है। पुंगी को ये बात बहुत पसंद आती है एंड वो ह्युनसो के पास्ट के बारे में रिसर्च करने में हेल्प के लिए ऑफर करती है। एंड अब क्योंकि ह्युनसो हॉस्पिटल में डिटेन्ड है उसे खतरा भी नहीं, इसलिए ह्यूक वहां पर आएगा उसकी प्रोटेक्शन के लिए। वहीं फिर जी वुक जाता है ह्युनसो से मिलने और उसे कहता है मैं तुम्हारी आज याददाश्त वापस लाने में तुम्हारी मदद करूंगा। कुछ देर बाद यूजंग उसके मिडिल स्कूल की ईयरबुक लेके आती है। वहां पर सारे विक्टिम्स के फोटोग्राफ्स थे बट उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा होता। या बोंग्यो ह्यूक उस एरिया के सारे मर्डर रिपोर्ट्स चेक करता है जहाँ भी ह्युनसो पला पड़ा है। बहुत सारी रिसर्च करने में उन्हें पता चलता है ह्युनसो के स्कूल की बहुत सारी लड़कियों को फिजिकली असॉल्ट किया गया था। वहाँ के एक टीचर से बात करने पर पता चलता है कि वो ह्युनसो चैन और उसके दोस्तों को पहचानते थे। उनकी खोज उन्हें एक छोटे से रेस्टोरेंट तक ले जाती है। जब वो लोग खाना खाने गए होते हैं रेस्टोरेंट में एक धुन बजती है जिसे सुन बोंगी के कान खड़े हो जाते हैं। ये वही धुन थी जो बोंगी ने ह्युनसो के मुंह से सुनी थी अपने एक्स जून के मौत के बाद। जब बोंगी अपनी नजर दौड़ाती है तो उसे एक फोटो दिखाई देती है जहाँ एक लेडी अपनी टीनेज बेटी के साथ थी। दजीवक ह्युनसो को अकेला छोड़ देता है। जब वो अपनी पुरानी ईयरबुक देख रहा था तभी उसकी आंखें उसी लड़की पे पड़ती है जिसका नाम था पाक सोयंग। उसकी फोटो देखते ही ह्युनसो को एक साथ सारी मेमोरीज आने लगती है। ये देख वो रोने लगता है। वहां पर जीवक को यूजंग बताती है कि उसे ह्युनसो को अरेस्ट करने का वारंट मिल चुका है। फिर वो वापस रूम में जाता है जहाँ ह्युनसो बिल्कुल कंपोज्ड एंड काम उसका इंतजार कर रहा था। वो प्रिटेंड करता है जैसे कुछ भी नहीं हुआ हो। थोड़ी देर बाद जब ह्युनसो वहां पर अकेला था तो बाहर गार्ड को एक अचानक आवाज सुनाई देती है। जब वो अंदर जाके देखता है तो ह्युनसो बाथरूम में गिरा हुआ था। गार्ड उसकी मदद करता है लेकिन इतने में ह्युनसो पास ही पलट के उसे ही नीचे गिरा देता है और उसके कपड़े पहन वहां से निकल पड़ता है। रास्ते में उसका इनकाउंटर यूजंग से होता है और उसे भी एक झटके में नॉकआउट कर वो वहां से भाग रहा था। इधर जो जीवक उसके रूम में आता है तो देखता है कि गार्ड बेहोश पड़ा है और उस ईयरबुक में एक पन्ने का साइड फटा हुआ है। उसने बोंगी उसे कॉल कर बोलती है कि उसे पता चल चुका है ह्युनसो ने ये सारे मर्डर्स क्यों किए। जीवक तुरंत ही ह्युनसो के पीछे भागता है बट हॉस्पिटल के बाहर ह्युनसो चालाकी से एम्बुलेंस में निकल जाता है और जीवक उसे पकड़ नहीं पाता। फिर वो यूजंग को कॉल करता है जहाँ उसे ये पता चलता है यूजंग घायल बेहोश है। कि वो बोंगी और ह्यूक को कॉल करके हॉस्पिटल बुला लेता है। क्या ह्यूक उसे देख बहुत ही ड्रामेटिक बिहेव करा था और यूजंग उसकी वजह से बहुत ज्यादा एम्बैरेस फील करती है। अब यहाँ पर ये तो क्लियर है कि ह्युनसो की मेमोरीज वापस आ गई हैं लेकिन कितनी, क्या उसे सब कुछ याद आ चुका है। वहीं फिर हम देखते हैं ह्युनसो को उसकी रियल आइडेंटिटी ह्युनसो समझ नहीं आ रही थी। यानी वो उसे फेमिलियर तो लग रही थी कि वो इस शख्स को जानता है बट वो उसे पहचान नहीं पाता कि आखिर ये है कौन। बड़ी विचित्र सी साइकोलॉजिकल कंडीशन है। अगले दिन प्रोसिक्यूटर्स ऑफिस में यूजंग और जीआई को उनके बॉस से बहुत डांट पड़ती है क्योंकि मीडिया तक ये बात फैल चुकी थी कि इन लोगों से एक सस्पेक्ट पर ध्यान तक नहीं रखा गया। वहीं दूसरी तरफ बोंगी और जीवुक ह्युनसो के स्कूल जाते हैं क्योंकि जीवुक को यकीन था कि अपनी मेमोरी क्लियर करने के लिए वो पक्का यहीं पर रहेगा और इसके बाद में भी वो इन जगहों पर जाए जो ऑलरेडी उसने मर्डर्स किए हुए हैं। एंड उनके ठीक पीछे ही ह्युनसो उन्हें जाते हुए दिखता है। वह बोंगी को देख के उसके मन में फ्लैशबैक मेमोरी आती है कि वो अपनी बैल्कनी में खड़ी होकर कॉफी पी रही है। उसी दिन वो लेट नाइट तक काम करती हुई बोंगी अपने लिए कॉफी बनाने जाती है और जब वो वापस लौटती है तो वो नोटिस करती है ह्युनसो वहीं पर बैठा हुआ है। वो पूछता है
तुम हो कौन? पोंकी उससे पूछती है। ये तो मुझे पूछना चाहिए, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ह्योंसू कहता है, मैंने सबसे पहले तुम्हें देखा जब मैं उठा, बट मेरा दिमाग मुझे कब से कह रहा है कि मुझे तुमसे छुटकारा पाना है। एंड वो फ्रस्ट्रेट होकर उसके सवालों के जवाब देने के लिए कहता है। पोंकी उसे बताती है, मैंने तुम्हारी एक किलिंग विटनेस की थी, इससे पहले वो उसे कुछ प्रोसेस कर पाए। पोंकी उस पर अटैक कर देती है, दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। इन थोड़ी देर में ह्योंसू कंट्रोल ले लेता है और वो उसके सर पे बॉक्स दे मारने वाला होता है कि तभी वहां पर जीवुक आ गया था और वो ह्योंसू को नीचे पटक देता है। उसके हाथ में एक नाइफ होती है जो जीवुक को लग जाती है। तुरंत ही उसे एम्बुलेंस में ले जाया जाता है, जहां पर उसे उस फायर में हुए पूरे इंसिडेंट की रियल मेमोरी आ जाती है। वो अपने बेडरूम में था और जैसे उसने दरवाजा खोला, उसके फादर फायर फ्लेम्स में थे। किसी तरह पोंकी के फादर आते हैं और जीवुक के फादर उसे जीवुक को बचाने के लिए कहते हैं, जीवुक को बाहर छोड़। वो उसे यकीन दिलाते हैं कि वो उसके पेरेंट्स को भी बाहर लेकर आएंगे, पर जब वो अंदर जाते हैं तो कभी बाहर नहीं आते। कुछ ही देर बाद जीवुक को होश आता है और वो बिल्कुल ठीक होता है। यहाँ यूजंग ह्योंसू से पूछताछ करती है, बट वो कोई जवाब नहीं देता। कुछ दिनों बाद मिस्टर बैंग जीवुक के कहने पे उसके पेरेंट्स के डेथ के डिटेल्स लेके आते हैं। अब क्योंकि ये बात बहुत पुरानी थी तो ठीक से ये क्लियर तो नहीं है, लेकिन ये इंसिडेंट आर्सन नहीं था बल्कि एक्सीडेंटल था। इसके चांसेस बहुत ही हाई है। अब जीवुक को समझ नहीं आ रहा था कि वो ये बात पोंकी को कैसे बताए कि फायर की वजह अब भी अननोन है। और ये तो श्योर है पोंकी के फादर ने आग नहीं लगाई, बल्कि उन्होंने तो उल्टा जीवुक की जान बचाई। पोंकी जीवुक से पूछती है क्या उसके फादर को किलर बनाया गया था, तो जीवुक शेमफुली कहता है, मेरी वजह से। शायद इंसिडेंट के शॉक के बाद मैंने अपनी मेमोरीज खो दी। उसी वक्त डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ने मेरा ब्रेन वॉश किया था, क्योंकि उन्हें तुम्हारे फादर पे लगे असॉल्ट चार्ज की गलती को छिपाना था। पोंकी ब्लैंक एक्सप्रेशंस के साथ बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। घर पर जीहाई का भी बुरा दिन चल रहा था और सेह्योक एंड यूजंग को साथ में देखा था तो उसका दिल बिल्कुल टूट चुका था। दोनों पोंकी और जीहाई एक दूसरे को हक कर रोने लगते हैं। एंड अगले दिन मिस्टर प्योन डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी से मिलने जाते हैं। उन्हें समझाते हैं चाहे तुम कितने भी र्यूड, स्टबर्न और इग्नोरेंट हो, बट स्टूपिड नहीं। अगर वो अपने आसपास की चीजों को ध्यान से देखेगा तो उसे पता चल जाएगा कि अब तो वो जो भी पोंकी के बारे में सोचता था वो सब कुछ गलत था। पोंकी ने जून का मर्डर नहीं किया, बल्कि इसके पीछे ह्योंसू था। डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी उसकी बात मानते हैं। एंड पर फिर से वो 2 साल पहले की फाइल्स खोलते हैं। कुछ देर बाद ही उसे हॉलवे में पोंकी दिखाई देती है, जो उसकी आंखों में आंखें डाल के गर्व के साथ कहती है, मैं उसकी बेटी हूँ जिसको आपने स्केपगोट बना के अपनी गलतियां छिपाई। ना ही मेरे फादर आर्सनिस्ट थे और ना ही मैंने जून का खून किया है। आपको पता है आपके एविडेंसेस फैब्रिकेट करने की वजह से कितने लोगों को किन हालत से गुजरना पड़ा। इतना बोल के वो वहां से चली जाती है। फिर उसकी मुलाकात जीवुक से होती है और वो उसे कहती है कि डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी की गलती तुमसे बड़ी थी, पर तुमने भी गलती की है एक छोटी स्टेटमेंट देके। मुझे नहीं पता अभी मुझे कैसे एक्ट करना चाहिए, इसलिए मुझे थोड़ा वक्त दो ये सोचने के लिए कि मुझे तुम्हें माफ करना चाहिए या नहीं, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही मेरे फादर आज मेरे साथ नहीं है। या ह्योंसू सब कुछ कन्फेस कर देता है अपने मर्डर्स के बारे में और जून के मर्डर के बारे में भी। वो कहता है कि ऑल तो जून को मारना उसके प्लान में नहीं था, बट बोंगी ने उसे एक लाश को ठिकाने लगाते हुए देख लिया था। वो मारना तो बोंगी को चाहता था, बट वहां से जून को देखा और उसे मार दिया। ये सुनकर डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी गुस्से में अपने ऑफिस की तरफ बढ़ता है, या फिर से हॉलवे में उन्हें बोंगी दिखाई देती है और वो उसे सॉरी कहते हैं। बोंगी उनकी सॉरी को एक्सेप्ट नहीं करती। एंड अटॉर्नी अपना हेड नॉक करके वहां से चले जाते हैं और फिर ह्योंसू को उनकी कार में बुलाया जाता है। डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी उसे अपने साथ उसी बोंगी के पुराने अपार्टमेंट में लेकर आते हैं जहाँ ह्योंसू ने जून का मर्डर किया था, क्योंकि वो अपार्टमेंट रीडेवलपमेंट के अंदर था। वहां डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी उसे पूछता है कि आखिर उसने उनके इनोसेंट बेटे को क्यों मारा। इस पे ह्योंसू हंसते हुए कहता है, तुम्हारा बेटा भले इनोसेंट होगा पर तुम नहीं हो। 13 साल पहले तुमने असॉल्ट के केस में उसका साथ दिया था जिसने गुनाह किया था, ये जानते हुए भी कि वो गिल्टी है। जून का खून होना सच में अनइंटेंशनल था और जब मुझे पता चला कि वो तुम्हारा बेटा है मुझे बिल्कुल अफसोस नहीं हुआ। गुस्से में आकर डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी उस पर चाकू से वार करने लगता है, लेकिन लास्ट सेकंड ह्योंसू का हाथ पकड़ लेता है और उसे फ्लोर पे धक्का मारता है। कुछ ही देर में जब जीवुक और बोंगी उसके बारे में पता चलता है तो वो उस अपार्टमेंट में पहुंचते हैं, पर अंदर उन्हें सिर्फ अकेले डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी दिखाई देते हैं। जीवुक ह्योंसू की खोज में बाहर निकलता है और उसे पार्किंग लॉट में आता है। दोनों फिर से हाथापाई होती है, तभी बोंगी आके उसे एक जोरदार फ्लाई किक मारती है एंड बंदा वहीं ढेर हो जाता है। देन ह्योंसू को वापस कस्टडी में ले लिया गया था एंड डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी को अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस में गिरफ्तार कर लिया जाता है। जीवुक और बोंगी वहीं रहते हैं कुछ देर के लिए एंड आपस में अनबन को वो ठीक कर लेते हैं। बोंगी जीवुक को माफ कर देती है और दोनों पहले की तरह वापस साथ हो गए थे। जीवुक अपने प्रोसिक्यूटर की जॉब भी वापस मिल जाती है और वो काम पे चला जाता है, जो ऑफिस में यूजंग और 2 फॉर्मल ऑफिशियल्स उसका वेट करे थे। जीवुक वहां पर कहता है यहाँ से कोई भी नहीं है जिसे मैं देखना चाहता हूँ। यूजंग ह्योंसू का केस जीवुक को हैंडओवर कर देती है। फिर जीवुक इंटेरोगेशन के लिए ह्योंसू से मिलने जाता है, जब ह्योंसू कुछ याद आने से फिर से मना कर देता है। वो कहता है कि मुझे याद नहीं कि मैंने यूजंग को स्टेटमेंट क्या दी थी।
फिर जीवुक उसे वीडियो दिखाता है तो वो कहता है मेरे दिमाग पर अभी भी असर है, मुझे नहीं पता मैं उस वक्त क्या बोल गया। तो जीवुक अपना टेम्पर ऑलमोस्ट खो देता है बट फिर कहता है कोई बात नहीं, मेरे पास अभी बहुत वक्त है तुम्हें अच्छे से याद दिलाने के लिए कि आखिर वहां पर हुआ क्या था। दूसरी तरफ बोंगी और ह्योक कॉफी पी रहे होते हैं एंड ह्योक की ऑकवर्ड से हंसी वापस आ चुकी थी। तो बोंगी समझ आती है कि कुछ तो गड़बड़ है और उसे पूछती है कि अब वो अपने दिल को फॉलो नहीं कर पा रहा। तो उससे ह्योक कहता है दिल ही को तो फॉलो कर रहा हूँ, इसलिए एक इंसान के प्यार में बार बार गिर रहा हूँ। कुछ देर बाद बोंगी प्रोसिक्यूटर ऑफिस में जीवुक से मिलती है। उसे रियलाइज होता है कि वो उसी से बार बार प्यार कर बैठती है। कुछ देर बाद जीवुक सभी को मीटिंग में बुलाता है ह्युनसो के केस के बारे में डिस्कस करने के लिए। उन सभी को बताता है ह्युनसो ने अपना कन्फेशन बदल लिया है, बिसाइड्स कि उनके पास कन्फेशन वीडियो है, फिर भी उन्हें एक एडिशनल ठोस सबूत की जरूरत पड़ेगी। मिस्टर बैंक कहते हैं इस केस को अच्छे से एनालाइज करने के बाद उन्हें उस कार ड्राइवर से बात करनी चाहिए जिसने ह्युनसो को हिट किया था। इस पर यू जंग कहती है कि उन्होंने ऑलरेडी पता लगा लिया है कि वो कौन है और वो उसे अरेस्ट करने की बहुत ही क्लोज है। कुछ देर बाद मिस्टर बैंक को एक कॉल आता है। अब कहते हैं कि उस पुलिस ऑफिसर का पता चल गया है जिसने पाक सोयंग के केस को रफा दफा कर दिया था। तो वो और बोंगी उससे मिलने जाते हैं। तो उस पुलिस ऑफिसर को सोयंग की फोटो दिखाई जाती है तो वो कहता है मुझे ये केस तो याद है बट मैं कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा क्योंकि सोयंग के अटैकर्स कभी प्रोसिक्यूट किए ही नहीं गए एंड उस वक्त प्रोसिक्यूटर अभी वाले डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी थे। इसके बाद बोंगी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी से भी मिलके आती है और सारी बातें जीवो को बताती है कि 7 लड़कों ने एक खाली वेयर हाउस में पाक सोयंग को मॉलेस्ट किया था। अब क्योंकि अमीर ज्यादा थे तो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ने इस केस को दबा दिया, उल्टा सोयंग पे ब्लेम लगा दिया कि उसने लड़कों का फ्यूचर खराब करने की कोशिश की। जब सोयंग ये ट्रॉमा बर्दाश्त नहीं कर पाई तो उसने अपनी जान ले ली और तभी से ह्युनसो उसकी मौत का बदला ले रहा है। अगले दिन ट्रायल शुरू होता है और हिट एंड रन वाला दोषी गिल्टी प्रूफ होता है। वो ये एक्सेप्ट कर लेता है कि उसने ह्युनसो का एक्सीडेंट किया था एंड उसने ही बाकी लड़कों के साथ मिलकर सोयंग को फिजिकली असॉल्ट किया। जब वो उन सभी लड़कों का नाम कहता है तो लोग एकदम हैरान रह जाते हैं। शेफ वो आदमी जो मरा हुआ पाया गया था जब मिस्टर बैंक उससे मिलने गए थे एंड वो दोनों आदमी भी जिनकी लाश वाटर टैंक में मिली थी, चैन जो कि मिसिंग है और ह्युनसो। जब ह्युनसो को कटघरे में बुलाया जाता है तो वो उस एलिगेशन से साफ इनकार कर देता है जिस पर जियो कहता है बट हमें तो पता चला कि तुम उन 6 अटैकर्स के काफी अच्छे दोस्त थे। ह्युनसो कहता है दोस्त, मैं उनसे नफरत करता था। इसके बाद जीवो रिपोर्ट को पढ़ता है जिसमें कुछ नाम गलत लेता है एंड स्ट्रेंजली ह्युनसो उसे करेक्ट करता है जिससे ये पता चल गया था ह्युनसो वहां पर मौजूद था। बट ह्युनसो जवाब देता है मुझे बहुत ही बाद में इन सब के बारे में पता चला। फिर जीवो उससे पूछता है कितने लोग थे। ह्युनसो कहता है 7। जीवो कहता है उनके नाम बताओ। ह्युनसो पहले 6 के नाम ले लेता है बट 7वें पे आके अटक जाता है। जीवो उसके सेंटेंस को कंप्लीट करते हुए कहता है कि वो 7वें शख्स तुम थे। ह्युनसो अपने किए पे गिल्टी महसूस करने लग गया था कि उसने अपनी खुद की यादों को ही ऑल्टर कर दिया, यानी वो उन 7 में से एक था, वो शामिल थे इन सब में एंड वही वो शख्स है जो पाक सोयंग का 7वां अपराधी है। ये सुन ह्युनसो मेंटल ब्रेकडाउन में चला जाता है। अपना नाम क्लियर करने के लिए सच कह देता है कि उसी ने सारे मर्डर्स किए हैं। जीवो कामली उसे पूछता है क्या तुम्हारे पास एविडेंस है, और तब ह्युनसो को जीवो का पूरा प्लान समझ आ गया था। वो उसे ह्युनजिनडोंग के अंडर आसपास ढूंढने के लिए कहता है जहाँ से सारे एविडेंसेस मिल जाएंगे। बस अब जीवो को और क्या चाहिए था, उसने केस को सॉल्व कर दिया ह्युनसो के मुंह से ही उसके कई गुनाहों को बुलवाकर। बाद में बोंगी बताती है कि वो भी वहां पर मौजूद तो था पर ड्राइवर के अकॉर्डिंग वो तब एक लूजर था। उन्हें बाद में पता चला कि उसे पाक सोयंग पे क्रश था। जब वो सोयंग को बचा नहीं पाया तो उस ट्रॉमा के अंदर उसने अपनी मेमोरीज ऑल्टर कर ली और खुद को एक हीरो की तरह देखने लगा जो सोयंग के कातिलों को सजा दिलाएगा, जबकि एक वक्त में वो खुद उन्हीं लोगों के साथ मिला हुआ था। पहले बोंगी का नाम भी क्लियर था कि उसने जून का मर्डर नहीं किया। वो बहुत खुश होती है, उसे शुरू से लेकर एंड तक सारी बातें याद आती है कि कैसे जीवुक ने उसकी इतनी ज्यादा हेल्प की, उसके लिए अपनी नौकरी, अपनी लाइफ, सब कुछ दांव पे लगा दी। दोनों फिर से डेट करने लगते हैं एंड फाइनल ट्रायल के बाद ह्युनसो को उम्र कैद की सजा हो जाती है। बोंगी अपनी मॉम से मिलने चाहती है, उन्हें बताती है कि अब वो इनोसेंट साबित हो गई है। प्रकाश वो अपने फादर को भी इनोसेंट साबित कर पाती, लेकिन उसकी मॉम से कहती है कि उनके लिए इतना ही काफी है। बोंगी इतनी ब्रीव है कि उसने दुनिया से लड़के अपने नाम को कमाया और ये उनके लिए सबसे ज्यादा मैटर करता है। दूसरी तरफ ह्यूग भी ह्यूजन से अपने दिल की बात बोल देता है। दोनों डेट करने लगते हैं। वहीं कुछ वक्त बाद जीवुक भी बोंगी को प्रपोज करता है और दोनों हमेशा के लिए एक हो जाते हैं। एंड इसी के साथ इस ड्रामा की कहानी खत्म हो जाती है। आई रियली होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी में कई सारे लेयर्स थे एंड बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स भी, एंड उन सभी के ऊपर बोंगी और जीवुक की एक बहुत ही प्यारी सी केमिस्ट्री। उन दोनों का स्क्रीन प्रेजेंस बहुत ही ज्यादा मजेदार था एंड साथ ही बाकी के साइड कैरेक्टर्स के भी, लाइक ह्युक, ह्युनसो, ह्यूजंग, मिस्टर बैन, मिस्टर ब्यून, मिस्टर टॉनी एंड जी हाय, सभी के सभी।
अगर बात की जाए इस ड्रामा की कहानी की, तो ह्यूनसू का कैरेक्टराइजेशन बहुत ही ज़्यादा यूनिक था। उसके कैरेक्टर में जिस प्रकार से डेप्थ डाली गई है वो सच में काबिल तारीफ है। एक साइड से उसे देखने पर नफरत होती है और दूसरी तरफ से उसे देखने पर हमें दया भी महसूस होती है। एंड सच में बंदे ने क्या ही एक्टिंग की है। वो जब भी स्क्रीन पे आएगा आपको हर वक्त एक डर, एक अनसर्टेनिटी महसूस होने लगती है। वहीं अगर बात की जाए हमारे लीड्स की, तो जी चैंग वुक ने एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है, बोथ एज अ रोमांटिक लीड एंड अ कोर्ट रूम लॉयर, बोथ एज अ प्रोसिक्यूटर एंड रोमांटिक लीड। इस ड्रामा की सबसे बेस्ट पार्ट जो इसे सभी में से सबसे अलग बनाती है वो है इसका थ्रिल को रोमांस के साथ बैलेंस करना। यानी कि हम सभी को शुरुआत से पता है इसकी कहानी मिस्ट्री और थ्रिल के अराउंड लिखी गई है, लेकिन बीच बीच में जब भी रोमांटिक मोमेंट्स आते हैं हमें कहीं भी नहीं लगता कि इसे फोर्सफुली ऐड किया गया हो, बल्कि वो काइंड ऑफ एक रिलीफ की तरह लगते हैं जो एट द सेम टाइम विट एंड ह्यूमर के लिए नेसेसरी भी हैं एंड कहानी को प्रोग्रेस भी करते हैं। एंड सच में इन दोनों की केमिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी। आई रियली होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अगर आपकी कोई भी रिकमेंडेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बता सकते हो। सो टिल द नेक्स्ट वन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून।